अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम दिल की जो मज़ीद तफ़सीलात हैं, दिल में कौन-कौन सी खून की नालियाँ दाखिल होती हैं और कौन सी निकलती हैं, और कौन सी खून की नालियाँ वो डीऑक्सीजनेटेड खून दिल में दाखिल करती हैं और कौन सी ऑक्सीजनेटेड खून को दिल में दाखिल करती हैं। ये सारी तफ़सील आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो इंसान का जो दिल है, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, वो 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। 2 ऊपर वाले जो पतली दीवारों वाले खाने हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं, और 2 नीचे वाले जो मोटी दीवारों वाले खाने हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। एक बायाँ वेंट्रिकल था और एक दायाँ वेंट्रिकल था। आपने ये याद रखना है, जो बायाँ वेंट्रिकल है, ये दिल का सबसे मज़बूत खाना है और ये बड़ा खाना है दिल का सबसे। इसीलिए चूँकि ये दिल का मज़बूत और सबसे बड़ा खाना है, और इसकी जो दीवार है बाएँ वेंट्रिकल की, जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये तकरीबन 0.5 इंच इसका साइज़ होता है। और इसका बाएँ वेंट्रिकल का सबसे मज़बूत होना, इसकी वजह ये है कि इसने जब सिकुड़ना होता है बाएँ वेंट्रिकल ने, तो इसने सिकुड़कर खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाना होता है। इसलिए इसकी जो साख्त है वो इसके फ़ेल के मुताबिक है। और चूँकि बायाँ वेंट्रिकल ज़्यादा मज़बूत होता है, इसीलिए हमें जो हमारा दिल है वो दिल के बाएँ वेंट्रिकल के मज़बूत होने की वजह से बाईं तरफ जिस्म में, सीने में बाईं तरफ महसूस होता है। तो इंसान के दिल में इन 4 खानों के अलावा इंसान के दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स दाखिल हो रही होती हैं और निकल रही होती हैं। आज हम उनके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो दायाँ एट्रियम है, दाएँ एट्रियम में आप देख सकते हैं एक ब्लड वेसल नीचे से दाखिल हो रही है और एक ब्लड वेसल ऊपर से दाएँ एट्रियम के अंदर दाखिल हो रही है। तो ये जो नीचे से ब्लड वेसल दाएं एट्रियम के अंदर दाखिल हो रही है, इसको इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। इंफीरियर ना कैवा। जबकि जो ऊपर से ब्लड वेसल दाएं एट्रियम में दाखिल हो रही है, इसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। सुपीरियर वेना कैवा। इन दोनों ब्लड वेसल्स का, खून की नालियों का काम दाएं एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड खून को दाखिल करवाना है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, इन दोनों खून की नालियों के ज़रिए दाएं एट्रियम में दाखिल होगा। अब जो दायां एट्रियम है, जिसमें इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड खून आया है, ये दायां एट्रियम ये सिकुड़ेगा। जब दायां एट्रियम सिकुड़ेगा, तो इसमें मौजूद जो खून है, डीऑक्सीडेटेड खून, वो नीचे मौजूद दाएं वेंट्रिकल में चला जाएगा। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है, इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसा वॉल्व होता है जो दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद सराख के ऊपर होता है। इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 पुट या 3 हिस्से होते हैं। इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि इसके 3 पट होते हैं या 3 हिस्से होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो जैसे ही दायां एट्रियम सिकुड़ेगा, तो उसमें मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड खून है, वो दाएं वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब दाएं वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड खून आ जाएगा, तो वो जो दायां वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड खून जब उसमें आएगा, तो वो दायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा। और दायां वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड खून आता है, जब वो सिकुड़ेगा दायां वेंट्रिकल, तो दाएं वेंट्रिकल में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड खून एक नाली में चला जाता है, जो आपको दाएं वेंट्रिकल में नज़र आ रही है। इस दाएं वेंट्रिकल में आपको एक ऑरेंज रंग की ट्यूब या नाली नज़र आ रही होगी।
इस नाली को पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं इसको। तो जैसे ही ये दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो इसमें मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है वो दाएं वेंट्रिकल में मौजूद ये जो नाली है जिसका एक सिरा दाएं वेंट्रिकल के अंदर है, जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो इसमें मौजूद खून इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा जिसकी आगे से दो शाखें हो रही हैं। और ये जो दायां वेंट्रिकल है इसके सिकुड़ने से डीऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड खून को दोनों फेफड़ों तक पहुंचा देगी अपनी दो शाखों के जरिए, जहां पर जाकर खून ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। अब ये जो हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा था इसका फेल क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व का फेल ये है कि वो खून जो दाएं वेंट्रिकल में आता है दाएं एट्रियम से, ट्राइकस्पिड वॉल्व उस खून के वापसी बहाव को रोकता है, यानी दाएं एट्रियम के सिकुड़ने से जो खून पल्मोनरी ट्रंक में जाता है डीऑक्सीडेटेड खून, तो खिदशा ये होता है कि ये जो खून है वो वापस ऊपर दाएं एट्रियम में भी जा सकता है, लेकिन ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये उस सुराख को जो दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान होता है बंद कर देता है, जिसकी वजह से दाएं वेंट्रिकल से दाएं एट्रियम की जानिब खून का जो वापसी बहाव है वो रुक जाता है इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के सुराख को बंद कर देने की वजह से। ट्राइकस्पिड वॉल्व के अलावा ये जो आपको दाएं वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी ट्यूब नजर आ रही है जिसके ऊपर जाकर दो शाखें हो रही है दाईं और बाईं, इसकी नीचे वाले सिरे पर इसके सुराख पर भी एक वॉल्व लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व को कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ होता है? ये दाएं वेंट्रिकल में मौजूद जो पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक आपको नजर आ रहा है उसकी बुनियाद पर, उसके सुराख पर, जो सुराख इस ट्यूब का अंदर खुल रहा है दाएं वेंट्रिकल में, इसकी बुनियाद पर, इसके निचले वाले सिरे पर जो सुराख है वहां पर जो ढक्कन होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिलिनर वॉल्व। और इस वॉल्व का क्या काम है? ये वॉल्व जब दाएं वेंट्रिकल से खून, दाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने से दाएं वेंट्रिकल में मौजूद जो डीऑक्सीनेटेड खून है वो ऊपर इस पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा फेफड़ों की तरफ जाने के लिए, तो ये वॉल्व क्या करेंगे? ये इस ट्यूब पल्मोनरी आर्टरी में आने वाले डीऑक्सीनेटेड खून के वापसी बहाव को रोक देंगे। ये ढक्कन नीचे से बंद हो जाएंगे, सुराख बंद कर दिया जाएगा ताकि ऊपर जाने वाला खून वापस दाएं वेंट्रिकल में ना आए। तो आपने इन दोनों ट्राइकस्पिड और सेमी ल्यूनर पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व का फेल भी पढ़ा। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी ट्रंक के जरिए फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाकर ये खून ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी और ये जो ऑक्सीजनेटेड खून है ये फेफड़ों से वापस दिल की जानिब आएगा। लेकिन वो वाली खून की नाली, वो वाली ब्लड वेसल जो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून दिल की जानिब लाती है उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं, और वो ये है, और वो दोनों फेफड़ों से आ रही होती है। और पल्मोनरी वेन फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में दाखिल करती है। तो बाएं एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड खून आता है फेफड़ों से, और बाएं एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली जो नालियां हैं खून की, ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के जरिए फेफड़ों में जो ऑक्सीजनेटेड खून होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है वो पल्मोनरी वेन के जरिए बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। अब बाएं एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड खून आता है तो बायां एट्रियम सिकुड़ता है, और बाएं एट्रियम के सिकुड़ने की वजह से बाएं एट्रियम में जो खून होता है वो नीचे बाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। यहां से पल्मोनरी वेन के जरिए बाएं एट्रियम में
ऑक्सीजनेटेड खून आया और बायां एट्रियम जब सिकुड़ा तो इस बाएं एट्रियम में मौजूद ऑक्सीजनेटेड खून नीचे बाएं वेंट्रिकल में आकर भर जाएगा। और एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान आपको जो सुराख नज़र आ रहा है इस पे भी एक वॉल्व, एक ढक्कन होता है और उस ढक्कन के चूंकि दो पट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान जो ढक्कन होगा उसके दो पट, दो हिस्से होते हैं जो बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद सुराख की हिफाजत करेगा। चूंकि इस वॉल्व के दो हिस्से होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, वो जो वो जो बाएं एट्रियम के सिकुड़ने से ऑक्सीजनेटेड खून नीचे बाएं वेंट्रिकल में आया था, उस ऑक्सीजनेटेड खून का वापसी बहाव बाएं एट्रियम में रोक देगा। तो यहाँ पर बाएं वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड खून आ चुका है। अब बायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने की वजह से बाएं वेंट्रिकल में जो ऑक्सीडेटेड खून है वो एक बड़ी नाली में दाखिल हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं बाएं वेंट्रिकल में से एक बड़ी नाली निकल रही है, ये सब्ज रंग की। इसे एओर्टा कहते हैं। एओर्टा। एओर्टा। तो जैसे ही बायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो उसमें मौजूद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड खून है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वो बाएं वेंट्रिकल से निकलकर इस एओर्टा में दाखिल हो जाएगा और एओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देगी सिवाय फेफड़ों के। और एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इस बाएं वेंट्रिकल और एओर्टा का ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसके दरमियान भी एओर्टा के निचले सिरे पर जो सुराख है जो कि बाएं वेंट्रिकल के अंदर है, यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, उसे कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व क्या करेगा, ये एओर्टा में जब बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने से ऑक्सीजनेटेड खून एओर्टा में चला जाएगा जो जिस्म को तमाम हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड खून फराहम करेगी एओर्टा। जब एओर्टा बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने से खून ऑक्सीजनेटेड खून बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने से एओर्टा में जाएगा, तब ये जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है ये एओर्टा में मौजूद ऑक्सीजनेटेड खून के वापसी बहाव को रोकेंगे और उसको वापस बायोवेंट्रिकल में नहीं आने देंगे। तो ये हमने तफसील से पढ़ा। तो हमने दो किस्म की सर्कुलेशन पढ़ी, एक थी पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी थी सिस्टमिक सर्कुलेशन। हम इन दोनों की तारीफ करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के जरिए जो दिल से डीऑक्सीडेटेड खून फेफड़ों की जानिब जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून दिल की जानिब आता है। तो वो रास्ता जो डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़ों की जानिब लेकर जाए और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून को दिल की जानिब लेकर आए, वो रास्ता पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ये रास्ता डी ऑक्सीजिनेटेड खून को फेफड़ों तक
ले जाता है और ऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों से दिल की जानिब लाता है। ये सर्कुलेशन, ये रास्ता पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। और वो रास्ता जो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून दिल की जानिब लेकर आता है और दिल से ऑक्सीजनेटेड खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है, उस रास्ते को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से क्या मुराद है? दिल से ऑक्सीजनेटेड खून का जिस्मानी टिश्यूज में जाना और जिस्मानी टिश्यूज से डी ऑक्सीजनेटेड खून का दिल की तरफ आना, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो खून है वो दिल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान गर्दिश करता है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में खून दिल और फेफड़ों के दरमियान गर्दिश करता है। तो आज आपने इंसान के दिल और जिस्म में खून की सर्कुलेशन के बारे में तफसील से जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने हमारे जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन या गर्दिश के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी नालियां हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड खून दिल में डालती हैं, और कौन सी ऐसी नालियां हैं जो दिल से ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाती है। और आज ही हमने पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में भी इल्म हासिल किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।